हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा जेपीएससी का मेंस का जो भी सिलेबस है उसको लेकर के। मैं जब फ्री होना था, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत कम ही मिला, तो उस बीच में मैंने बहुत ऐसे कोशिश किया कि छोटा छोटा टॉपिक बना करके, तो वो सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड था। एंड इसका सिलेबस भी हम लोग अच्छे से देखा, क्योंकि ये हम लोग को ऐसे एग्ज़ाम में इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ये हमारे लिए स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, हो सकता है, क्योंकि अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है जब तक अगर कट ऑफ पूरी तरह से क्लियर नहीं आता है, ठीक है। और ये कट ऑफ देखा जाता है बेसिकली पहले क्या किस कंडीशन में रहा, वैसे लेकर के। वैसे बेसिकली कट ऑफ तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। और होप कि आप लोग अलग अलग कोचिंग से ऑलरेडी अपना मैच कर चुके होंगे, कि आप लोग का कितना स्कोर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट पोल मैंने देखा अलग अलग कोचिंग का, जो उस तरह से, तो मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यूआर का जो है, अगर बात कर लें 120 से 125, मतलब 120 से कितना भी ऊपर जाइए, तो अगर इतना है ज़्यादा जाए तो वो तो मैटर नहीं करता, बट मिनिमम स्कोरिंग यहाँ से 120 लिया जा सकता है यूआर का, ठीक है। और ये प्रोबेबल है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबल है, ठीक है। एंड बात करते हैं अगर हम लोग BC1, ठीक है, ओबीसी का BC1 एंड 2 का मैं कंबाइंड बात करूं, तो इसमें लिया जा सकता है आपका 115 प्लस, ठीक है। 115 प्लस एक अनुमान है, देखिए। ये एक प्रोबेबल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग इतना मिनिमम लेकर के चलते हैं, और इसमें भी मैं एक कंडीशंस बताऊंगा कि किसको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा गौर से आप सुनिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिपेंड करेगा कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आगे क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर लाइन पे रहने पे तो अंदर से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसी को लेकर के कि किसको करना चाहिए, बॉर्डर पे भी है, कौन है बॉर्डर पे, बॉर्डर लाइन पे, तो उनको करना चाहिए कि नहीं मेंस का प्रिपरेशन, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मैं और अगर बात करते हैं एसटी का और एससी का, ठीक है, तो एसटी का अगर बात कर लेते हैं तो 110 जिनका है, ठीक है, 110 प्लस, तो वो कर सकते हैं। एंड एससी का वही इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। 110 मतलब ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन का अंतर रहता है, तो इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके पास 105 भी है, तो आप यहाँ एससी और एसटी ये काउंट हो सकते हैं इस बीच में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे, मैं देखिए इस बीच इस रेंज में आने वाले बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, क्योंकि जिस तरह का लेवल था पेपर का, और डिपेंड करता है पेपर का लेवल, जो टफनेस कैसा था, ठीक है। तो जो पेपर 1 था वो काफ़ी अच्छा खासा था, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इस बार का यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया है अच्छे से जेपीएससी ने, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी था, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे गए थे, उसको मोल्ड करके बनाया गया था। जैसे एक खराई कैमल वाला था, वो जो है ऑलरेडी वहाँ पे पूछा गया है, तो उस तरह से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लेवल अच्छा खासा था इसका, ठीक है। तो इतना भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कट ऑफ हाई चला जाएगा। और बात रहा पेपर लीक का, ठीक है, तो पेपर लीक का बात है, ये तो मतलब डिपेंड करता है कि हाँ ये थोड़ा सा कट ऑफ को रेज कर देगा, हाई कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं, लेकिन इस बार का अगर बात करते हैं, देखा जाए तो अटेंडेंस भी बहुत कम रहा है लोगों का। और इसमें मतलब जो प्रिपरेशन का टाइमिंग जो था वो भी कम मिला था, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। मैं एक और चीज़ इसमें डिवाइड कर देता हूँ, इसमें दो तरह के एस्पिरेंट होंगे, उनको एक एक चीज़ पे ओवरव्यू कर सकते हैं, और आप एक बार इसको थोड़ा सा आप अपने अपने बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। इसमें एक होंगे एस्पिरेंट जो केवल जेपीएससी का होंगे, ठीक है, और एक होंगे यूपीएससी प्लस अदर पीसीएस एग्जाम का, या फिर अदर स्टेट के भी होंगे। तो ये दो कैटेगरी के होंगे। अगर बात करते हैं जेपीएससी का, अगर आपका इस रेंज में आया है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इस रेंज में अगर जेपी केवल और केवल जो जेपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, और केवल और केवल जेपीएससी के एस्पिरेंट ज़्यादातर तो झारखंड के होंगे, मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस बीच में अगर आपका रेंज होगा तो आप मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप पूरी तरह से लग जाओ, ठीक है। और पूरी तरह से मेंस पे लग जाओ, क्योंकि मेंस एक ऑलरेडी इसका सिलेबस भी ब्रॉड है।
आपको पता है प्री का सिलेबस तो बड़ा है ही, मेंस का भी सिलेबस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसका है, ठीक है? तो आपको लग जाना चाहिए, अगर जेपीएससी का एस्पिरेंट है, आपका इस रेंज में आ रहा है, तो बिना कुछ सोचे आपको लग जाना चाहिए मेंस में। क्योंकि देखिए अगर 1-2 नंबर के चलते भगवान करे, अब बस उम्मीद है, देखिए बॉर्डर लाइन पे रहता है कोई, तो एक ही उम्मीद लगाया जाता है अब ईश्वर से कि हाँ, आप मतलब पार कर दो नैया, ठीक है? और जो भी है अब उन्हीं के हाथ में है, क्या होता है क्या नहीं। तो इस कारण से अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं न कहीं आगे हेल्प करेगा, अच्छा तरह से हेल्प करेगा। और अगर मेंस अच्छा से प्रिपेयर रहता है तो प्री में भी बहुत हेल्प करता है कहीं न कहीं। बस आपका ये होना चाहिए कि लक फैक्टर जो होता है वो थोड़ा-सा ठीक होना चाहिए, तो ये पूरी तरह से हेल्प करता है। और एक बात करते हैं जो केवल और केवल यूपीएससी के होंगे और इस रेंज में आ रहा होगा, ठीक है? तो देखिए अब प्रोबेबल है कि 10 से 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन में अगर ऐसा जो लीक का मामला है ये आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है न्यूज़ में क्या दे रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जेपीएससी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, बट हर किसी को पता है कि क्या हुआ है। और आप मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट तो हुआ है अच्छा खासा, अगर ये चीज़ है तो। लेकिन वही है, मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कोचिंग वाले भी इस चीज़ को थोड़ा सा एक तरह से इग्नोर ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या। उनको एक चीज़ रेज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को फेयर तरीके से लाना फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। मैं इस चीज़ पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं उसको। तो यूपीएससी का जो कैंडिडेट होंगे और अदर पीसीएस का, अदर स्टेट वाले, तो उनको मेरी बस यही एक सजेशन है कि आप थोड़ा-सा दोनों चीज़ फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? कि आप तो क्योंकि इसका जो एक यूपीएससी का भी डेट है वो 26 मई को होना था, उसको एक्सटेंड करके 16 जून कर दिया गया है। तो एक तरह से एक बोल सकते हैं कि रिवीजन के लिए भी इतना दिन काफ़ी होता है, मतलब आधा महीना बोल सकते हैं ना, 15-16 दिन, तो वो एक इनफ सिचुएशन हो जाता है, कभी-कभी एक हो जाता है। तो इसी बीच में आप अभी क्या करना है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को हो सकता है कि आपकी मेंस के लिए भी अच्छा खासा प्रिपेयर होगा एक लेवल तक, लेकिन इसमें कुछ-कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा आपको जीपीएससी में को लेकर के। तो वही है, देख लेते हैं, 15-20 दिन आप वेट कर लो और इक्वली आप थोड़ा-थोड़ा दे सकते हो, बट ठीक है, आप यूपीएससी पे भी एक तरह से अच्छे से फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस रेंज में आ जाते हो कट ऑफ क्लियर होने के बाद, तो आपको सीधे-सीधे लग जाना है। क्योंकि आई थिंक अगर प्रोबेबल है तो जुलाई तक ले लेना चाहिए ये, इसका अगर कुछ नहीं करता है, इस पे एक्शन नहीं लेती है जेपीएससी, तो जुलाई तक प्रोबेबल है कि लास्ट जुलाई तक इसका मेंस भी लिया जा सकता है, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट सजेशन यही रहेगा कि आप फुल्ली इस पे डिपेंड मत हो जाओ, यूपीएससी वाले जो भी हो। और आप तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर सकते हो इस पे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है? बाकी ये मेरी एक तरह से इस तरह से सजेशन था। तो मैं इसमें आप समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। और आप इस पे मैं इस पे अब डिस्कस करता हूँ इसमें बेसिकली इसका क्या सिलेबस है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, और मैं एक बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल चैनल बना देंगे इस जेपीएससी मेंस को लेकर के, और मैं कुछ जेपी और जो जैसे आंसर राइटिंग का जो मेन मैटर करता है, ठीक है? मेंस में आंसर राइटिंग ही है जो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कहाँ जाएगी क्या नहीं जाएगी, ठीक है? क्योंकि नॉलेज तो है, बट लिखना बहुत पड़ेगा और अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जाम में, और अच्छा प्रेजेंटेशन ही आगे मैटर करता है कि आप किस रेंज में फॉल कर रहे हो, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देख लेंगे और कुछ सैंपल भी देखेंगे कि हम लोग का लिखने का एक आइडिया कैसा होना चाहिए। तो उस पे भी हम लोग डिपेंड करता है पूरी तरह से ये हम लोग का किस तरह का मेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को भी हम लोग एक सैंपल के तौर पे देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी में हम लोग कवर कर लें अगर हो सके तो, ठीक है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस, मेंस का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि इसमें तो 6 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसमें 6 पेपर रहता है, और 6 पेपर रहता है, लेकिन इसमें एक पेपर जो है एक तरह से बोल सकते हो वो क्वालिफाइंग आता है, और वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये जो पेपर 1 रहता है इसमें जो हिंदी और इंग्लिश रहता है कंबाइंड, ठीक है? तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? 50-50 आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें ये एक दिया जाता है कि अगर जो बच्चे को जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो हिंदी से गेन कर सकता है, जिसका हिंदी अच्छा नहीं होगा इंग्लिश से ला सकता है। तो ये बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो इसका आप देख सकते हैं कुछ सिलेबस को हम लोग भी एक तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जनरल हिंदी ये 50 मार्क्स का है, और इसमें आप देख सकते हैं कि निबंध लिखना होगा, व्याकरण, व्याकरण विन्यास, संक्षेपण। और सबसे हम लोग को अच्छा कब पता चलेगा, जब इसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, तब पता चलेगा कि जेपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, किस लेवल पे ये इसका मेन फोकस रहता है। मैं ऐसे छोटे-छोटे वीडियो ला करके उसमें अपडेट करते रहूँगा, क्योंकि बाकी आपके प्रिपरेशन तो पूरी तरह से आपको ही करना होगा। देखिए, आप इस तरह से फॉलो मत कर जाइए कि बोला जाता है ना कि पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंड होना होना।
कोचिंग ज़्यादा मैटर नहीं कराता है। आप अभी प्री भी दिए होंगे तो इतना भी नहीं है कि कोचिंग वाले ही ने पूरी तरह से मदद कर दिया होगा कि, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है खुद को, खुद से। कोई-कोई होंगे ऐसे एस्पिरेंट जो कोचिंग भी किए होंगे बट कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन पे होंगे या अच्छा मतलब उनका प्रेजेंटेशन नहीं रहा इस प्री में, तो वो डिपेंड करता है फैक्टर। तो ये नहीं कि बस कोचिंग आप जॉइन कर लो तो पूरी तरह से कोचिंग आपका मदद करेगा, नहीं। लिखना आपको है, बस एक समझने का ज़रिया है, बट आप बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारा चीज़ जो है अभी फ्री सोर्सेस है उसको आप गेन कर सकते हो। सो इसमें ज़्यादा वरी नहीं करना है कि नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए, कोचिंग ले लेना चाहिए क्या नहीं। थोड़ा मदद करता है ठीक है, बट अगर आप डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, खुद से एनालाइज करते हो, आप उस लेवल पे हो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो, आपको पता है सही गलत का क्या है, तो उस चीज़ में आप अच्छे से एनालाइज करो खुद से, आपको खुद समझ आएगा। और बहुत खूब लिखने का कोशिश करना है इसमें, तब जा करके हम लोग इसमें सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जनरल इंग्लिश में हम लोग देखेंगे ऐसे हो गया, ग्रामर हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, प्रिसाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये 50 एंड ये 50 तो 100 ये मार्क्स का देखने को मिलता है, ये 50 मार्क्स का। तो इस तरह से ये आप इसमें देखना है कि ये 30 मार्क्स आपको सिक्योर करना है, ठीक है। अगर आप 30 मार्क्स सिक्योर करते हो तो आप ऑलरेडी इसमें एक तरह से क्वालिफाई कर जाओगे। और आपको जो जितने अब नेक्स्ट 5 पेपर बचेंगे उसमें आपको अच्छा से प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग का ये क्वालिफाइंग में आ जाता है, ठीक है। और इसे 30 मार्क्स का इसमें लाना है। तो इस तरह से आपको ये हो जाता है पेपर 1। नेक्स्ट है पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज पेपर चूज करना रहता है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज पेपर, रीजनल लैंग्वेज पेपर देखने को मिलते हैं। तो इसी में से आपको चूज करना है एक चीज़, ठीक है, एक सब्जेक्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं जेपीएससी को लेकर के, तो मार्केट में चलता है कि जिसका मतलब आपको लेना चाहिए खोरठा। खोरठा मतलब खोरठा बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा। इतने अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो, और सर्च भी करोगे कि क्या लेना चाहिए, किसी से भी सजेशन लोगे तो बोलेगा खोरठा लो, ठीक है। क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा गेन होता है। तो ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, ये तो बना दिया गया है कि खोरठा लो। अगर जिसका खोरठा नहीं है या मजबूत नहीं है तो वो क्या करे, उसका मार्क्स नहीं होगा, वो मेंस क्लियर नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ में यही है कि लैंग्वेज पेपर में आपका जो भी अच्छा आप पकड़ हो, ठीक है, जिस लैंग्वेज पेपर पे आप पकड़ हो, ये जो आप लिस्ट देख सकते हैं, उड़िया हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, ठीक है, कुड़ू हो गया, ठीक है, कुरमाली, खोरठा और खड़िया हो, तो इन सारे पेपर में से आप ले सकते हैं किसी भी एक को। तो जो जनरली होता है, जो आउटसाइडर होते हैं तो वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे लैंग्वेज वहाँ पे देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलता होगा, ठीक है। तो इस कारण से बंगाली हो सकता है कि बंगाली वाले जो बंगाल रीजन से हैं तो वो चीज़, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं जिस पे आप ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो और चाहते हो कि खोटा ले लें और खोटा में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो कर सकते हो, बट होता है ना कि थोड़ा सा इसमें भी आप डाउट में रहोगे कि नहीं कैसा जाएगा कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका पूरी तरह से आप इस पे पढ़े हो और अचानक से अगर आपका खोटा है और सोचोगे कि हिंदी ले लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल का आप समझ सकते हो इस चीज़ पे। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको चूज करना है। ये मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का ये रहेगा। और आप जितना गेन कर सको इसमें, ये कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है, तो आप जितना गेन कर सको उतना लाओ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ इसमें परफॉर्म करने का चीज़ रहता है। और उसी तरह से इसमें 15 लैंग्वेज रहेंगे और आप जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, और इसी में से आपको एक चूज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली ये डिस्कस किया गया है। आप इसको सिलेबस का अगर चाहे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इतना देख सकते हो। इसका अलग अलग लिस्ट दिया गया है, ठीक है। जो ये पेपर 2 है इसका जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं उड़िया का, तो इसमें भी पेपर 1 एंड 2 डिवाइड किया रहता है। तो उसका सिलेबस आप देख सकते हो, ऐसे डिटेल में बताया गया है। हर हर चैप्टर का हर मतलब जितने भी पेपर है 1 2 3, इस तरह से इसमें आपको बताया जाएगा। तो ये जितने भी इसमें लैंग्वेज पेपर हैं 15, उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो सीधे अब हम लोग चलते हैं आगे क्या है, ठीक है, आप इसको देख पाइएगा। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पेपर, ये बताया गया है अभी लैंग्वेज पेपर का ही बात कर रहा है, ठीक है। पूरे सिलेबस इसमें दिया गया है। तो इसी तरह से अब हम लोग इसमें देख लेंगे आगे का क्या है पेपर का। अभी नागपुरी चल रहा है तो ये तो हमारे लिए नहीं है इम्पोर्टेंट ज़्यादा। ये सारा चीज़ आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा चूज करना है इसमें लैंग्वेज पेपर, और आपको उसके अकॉर्डिंग आप पूरा इसका सिलेबस देख लो, ठीक है। और उस तरह से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप उस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं तब। और मैंने कंडीशन बता दिया है कि आपको किस तरह का कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। एक जो प्योर जेपीएससी कैंडिडेट होंगे और एक जो कंबाइन होंगे पीसीएस और जेपीएससी और यूपीएससी, तो उस तरह से आप अपना चूज कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दिया हूँ, आप उसको चाहो तो आप समझ सकते हो अपने लेवल पे।
तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट इसमें। हाँ, अब हम लोग पहुंच गए। इसमें बताया गया है पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 1 तो हम लोग देख लिए कि क्वालिफाइंग और लैंग्वेज पेपर जो था। फिर पेपर 2 जो था पूरी तरह से लैंग्वेज था, जो कि 150 मार्क्स का था, ठीक है। और उसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सको उतना सही करना है आपको। इसी तरह से अब हम लोग इसमें देखते हैं पेपर 3 में ये रहेगा आपका सोशल साइंस का, ठीक है। और सोशल साइंस का रहेगा ये 200 मार्क्स का। अभी जितने भी आगे हम लोग देखेंगे वो सब 200 मार्क्स का देखने को मिलता है। एक हो जाता है आपका इसमें बात करते हैं इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू हो जाता है आपका 100 मार्क्स का। तो सारा टोटल मिला करके आपको 1150 इतना मार्क्स का देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसका हम लोग सिलेबस डिटेल। ये सोशल साइंस का हो गया एंड ये 3 आवर आपको टाइम मिलेगा इसमें लिखने के लिए, ठीक है। और ये 200 मार्क्स का होगा। ये बात करते हैं जैसे हिस्ट्री का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको डिवाइड कर दिया गया है सेक्शन 1 में, और ये 100 मार्क्स का यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ये आप इसको डिटेल में देख पाएंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि किस सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, जो कि 2, तो ये 20 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का ईच। तो इस तरह से जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मतलब एक डिवाइड कर दिया गया है सब्जेक्ट को अलग अलग बेसिस पे। तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना है आप। अगर टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ रहेगा तो आप वहाँ से समझ सकते हो। हम लोग मेन इस पे डिपेंड करता है कि एक ब्रॉड आइडिया लेना। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एंशियंट पीरियड का हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरह से इसका खास बात यह है ना कि आपको यहाँ पे तो दिखेगा कि अरे बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये इस वजह से आपको इतना दिखेगा। और ये बेसिकली ये हमारे लिए एक तरह से अच्छा बोल सकते हैं कि ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि इतने डिटेल में सिलेबस को बता देना, मतलब समझ रहे हो, ये स्टूडेंट के लिए सही है कि हाँ हम लोग को किस लेवल में किस रेंज में जा करके प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे एंशियंट का देखते हैं, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात कर रहा है, ओरिजिन ऑफ द आर्यन, ठीक है। एंटिक्विटी स्ट्रेटिफिकेशन, ये सारा का सारा आप देख पाएंगे। ये वैदिक वैदिक लिटरेचर हो गया, सोसाइटी हो गया, सिविलाइजेशन शुरू से स्टार्ट करके अंत तक गया है। देखिए मौर्य का टाइम का हो गया, मौर्य टाइम पीरियड का, अशोका धम्मा, ये सारा चीज़ें आप पढ़ते हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो जो कंबाइन स्टडी करते हैं एक तरह से पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का, तो उनके लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप थोड़ा एफर्ट करो और ये टू दी पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो हो जाता है, ठीक है। बस आपको कट ऑफ के रेंज में आ जाना चाहिए। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु पार करा दो, बस। और क्या। नेक्स्ट है ये द गुप्ताज, ठीक है। इस तरह से हर्षवर्धना, ये चोलाज, ये सारा का सारा आप एंशियंट में इसको देखते हैं, तो यहाँ से ये हो जाता है 100 मार्क्स का। इसी तरह से मिडियाबल को भी इसी के बीच में लिया है। अरब इन्वेजन, ये सारा आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत, मंगोल्स इन्वेजन जो हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट जो अलग अलग हुए, सूफीज, भक्ति मूवमेंट, ये सारा चीज़ को इसमें कहीं ना कहीं कवर किया है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम अगर आप कर रहे होंगे हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम से है, तो यहाँ पे हम लोग को और भी इससे बाहर कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। बस इसको आपको शॉर्ट नोट्स रखना होगा, और शॉर्ट नोट्स इतना हेल्प करता है कि आप मतलब समझ सकते हो। क्योंकि यही जो शॉर्ट नोट्स होता है, आप अगर ऐसा इस सिचुएशन में हो कि अगर आप एग्ज़ाम देने से कुछ देर पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हो, ऐसा इसका सिचुएशन होता है, शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये द मुगल्स हो गया, फिर इसी में सारा का सारा कंबाइन किए हुए हैं। तो जो आप जो भी एक बेसिक बुक कवर करते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नहीं ये जाता है। हम लोग इसको डिटेल क्वेश्चन देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा है, तो वहाँ से ऑलरेडी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो मैं एक छोटा छोटा वीडियो, क्योंकि टाइम का इशू रहता है हर किसी के पास, तो मैं कोशिश करूँगा एक छोटा छोटा वीडियो ला करके इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे, बस यही बोलेंगे। ये सोशल रिफॉर्म्स देख सकते हैं, स्ट्रगल ऑफ रेजिंग वुमेन्स स्टेटस, लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया, ठीक है। महात्मा गांधी जब आए थे उनका क्या पॉलिटिकल यहाँ पे इंडिया में देखने को मिला, और अलग अलग जो भी ऐसे उनका एक तरह से मूवमेंट लॉन्च किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी उनका अलग अलग ये कंट्रीब्यूशन रहा इस फ्रीडम में, तो हम लोग को वहाँ से देखना है, ठीक है। और ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंसेस क्या रहा, तो यहाँ से पोस्ट मॉडर्न ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बस यही सब है सिलेबस में, आप देख लीजिएगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ से देखने को मिला, मतलब ये चीज़ है कि एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है, मतलब समझ सकते हैं। एक तरह से वास्ट ही सिलेबस है, कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको सिलेबस पे रहना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, दिक्कत ये है ना कि अगर समय पे रिलीज कर दे कट ऑफ, और ये चीज़ तो सही रहता है, क्योंकि उसको अभी देखिए क्या इशू होता है। सबसे बड़ी बात ये है
क्योंकि मतलब कहा नहीं जा सकता है अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। एक तरफ से कि जेपीएससी मानने को तैयार नहीं है, एक तरफ से है कि सब ये जो देखा जा रहा है ऑनलाइन वो सिस्टम। आगे देखते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड में कि आदि धर्म जैसे सरना कल्ट ऑफ झारखंड ट्राइबल, कंसेप्ट ऑफ शदान, इमरजेंस ऑफ नागपुरिया लैंग्वेज, ये सारी चीज़ जो है आपको एक एक ही बुक पे इसको पढ़ना होगा। एक एक से दो बुक ज़्यादा से ज़्यादा, वो चीज़ वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और आप इस पर लगे रहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है कि जितने तेज़ी से आप प्री किए हो, ठीक है, प्रीलिम्स में जितना एफर्ट लगाए हो उससे कहीं ज़्यादा इसमें लगाना होगा, क्योंकि इसका सिलेबस ब्रॉड है, ठीक है। और या आपको इसमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, आपको इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि आंसर राइटिंग भी करना है। तो बहुत एक तरह मतलब हमारे पास टाइम का इशू हो जाता है इस चीज़ में। तो इस तरह से हम लोग को मतलब बोला जाता है ना कि अगर जैसे दिन रात मतलब 13 दिन के अंदर आप प्री दिए हो, 15 दिन के अंदर, अगर क्योंकि इतना जल्दी ले लिया है कि फुली प्रिपेयर कोई नहीं होगा, और फिर भी मार्क्स बताया जा रहा है कि अच्छा ही खासा आ रहा है। अब पता नहीं क्या होता है, कैसा कट ऑफ जाता है, इसका देखा जाए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग ये जियोग्राफी। तो हिस्ट्री 100 मार्क्स का हुआ, ये जो पेपर 1 पेपर 3 बोलेंगे इसको। तो इसमें 200 मार्क्स का जो हुआ, तो हिस्ट्री 100 मार्क्स का हो गया। एंड नेक्स्ट अभी 100 मार्क्स का हम लोग देखते हैं इसी बीच में जियोग्राफी। तो जियोग्राफी, ये फिजिकल जियोग्राफी सबसे पहले हो गया। आपको देखिए, अगर आप एनसीईआरटी किए हैं या फिर अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड बुक अगर आप किए हो, तो ये काफ़ी रहता है। लेकिन हिस्ट्री अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी में, तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से किए हैं तो मतलब सफिशियंट है, एक तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है, भले ही आपको लगता है कि नहीं ये तो बच्चा के लिए है, बट नहीं, इतने एलिबोरेट और डिटेल में दिया है कि क्या ही इसको बोला जाए। और बस आपको एक चीज़ अलग रखना होगा, आप एक स्टैंडर्ड सोर्स रखो, एक बुक, बस वो काफ़ी है, इसको सफिशियंट हो जाएगा इतना। तो ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये जितने आप देख पा रहे होंगे, वैगनर थ्योरी हो जाता है, ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब हो गया, टेक्टोनिक्स हो गया, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ कवर करना है। मेजर टाइप्स ऑफ रॉक हो गए, कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन, ठीक है, लैंड फॉर्म हो गया, एलुवियल, ग्लेशियल, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ये फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। आप पहले, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो ठीक है उनका प्री तो हो गया बट मेंस का नहीं हुआ होगा, ठीक है, और पहले से प्रिपेयर, तो वो कैसे करेंगे। तो आपको इसमें बता रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप बुक बहुत कम आपको सोर्स रखना है, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं जाना है। और ये जो फिजिकल और इसका जो ह्यूमन जियोग्राफी इंडिया का, आप पहले इसको एनसीईआरटी से क्लियर कर लो, ठीक है। और एनसीईआरटी से बाहर मुझे नहीं लगता है। बाकी अगर आप सोर्स ले सकते हो, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हो, तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप यही देखो, स्ट्रक्चर है, रिलीफ फीचर, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़, इंडियन मानसून, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी तो काफ़ी हो जाता है इतना। अगर आपको स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं है ज़्यादा या फिर इस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ से क्लियर करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट टाइप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या क्या है, कहाँ पे कैसे है, वाइल्ड लाइफ हो गया, कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिलता है, जैसे आईसीआर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 6-8 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, कैसे है, नेचुरल हजार्ड कौन कौन आते हैं, जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। और हो गया जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसा है, एज के बारे में, सेक्स रेशियो कैसा है, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है। देखिए, अभी रूरल अर्बन कंपोजिशन से आपको पूछ दिया गया था एक प्री में, आपको पता होगा अगर आप इसमें अपीयर हैं तो। पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से जियोग्राफी का एक पार्ट और है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड इसका यूटिलाइजेशन, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, मिनरल एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ यहाँ से आप देक सकते हैं। फिर एक और पार्ट डी हो गया कि जियोग्राफी ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड को हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, ठीक है। तो ये आप प्री कवर किए हैं, प्री कर लिए हैं, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट कम देना पड़ेगा, और आप इससे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में, पेपर 4 में, ठीक है। तो पेपर 4 में देखने को मिलता है, ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। टाइम पीरियड जो रहेगा इसका 3 आवर का रहेगा। एंड ये जो यहाँ ये सब्जेक्ट कवर किया है, इसमें जो भी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सिलेबस बहुत भारी है, समय बहुत कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रिपेयर करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। और तो इसी में आपको देखने को, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ये 20 मार्क्स
का यहाँ से हो जाता है। तो मतलब अगर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया तो आपको मतलब यहाँ से 180 आपको थ्योरी करना होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसमें तो ये प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे इसमें आप देख पाएंगे। सेलिएंट फीचर्स हो गया, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, तो इस इन लोग से भी ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव उठाया जाता है। तो इसी तरह से एंड यूनियन गवर्नमेंट, इसका एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर का क्या है रोल, तो इस तरह से यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं। उसी तरह से यूनियन जुडिशरी का अलग रोल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो ज़रूरी ही है, इतना सारा आपको टॉपिक इसमें कवर करना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल, ये भी पूछा गया है, इस बार पूछ लिया गया, मतलब पूछा जाता है। जो टॉपिक जो है उसको कवर कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी पूछ लिया गया। मतलब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सिलेबस, अगर मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो प्री में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फॉलो होता है। इलेक्शन कमीशन है, ये भी पूछा, बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ये अच्छा खासा है। आप देखिए एक चीज़ है, अगर आप एम लक्ष्मीकांत से कवर करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये सेक्शन बी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये भी इसके लिए लक्ष्मीकांत फॉलो कीजिए, ये काफ़ी हो जाएगा आपका। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे पास एक तरह से बोल सकते थोड़ा सा टाइम का इशू है, नहीं तो मैं इसमें इतना अच्छा से आपको गाइड कर सकता था कि मतलब अच्छा हेल्प हो जाता है। ये सारे जो भी इतना ये सिलेबस है, ठीक है। और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और देखिए गाइडेंस करना एक अलग चीज़ है, और बाकी पढ़ना तो खुद को ही है, अच्छे से कवर करना होगा, जितना आप इस पे एफर्ट दो उतना सही है। अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और बाकी तो बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं, कोचिंग है, ऑनलाइन सोर्सेस हैं, फ्री सोर्सेस हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे चीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस का ये कुछ पार्ट हो गया, ह्यूमन राइट्स का हो गया। मतलब हाँ, इसका मुझे बस यही ध्यान आ रहा है कि बताइए, इतना सीधे सीधे इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन बनाया गया है प्री में, आप समझ सकते हैं। पेपर 5 में अब हम लोग चलते हैं, और ये भी 3 आवर का होता है, और यहाँ से भी 200 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये 20 यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है आपको। तो समझ लीजिए इसमें वेटेज इसका ज़्यादा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से इसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से इस पे हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन कैरिंग 40 मार्क्स ये हो गया। एंड आप यहाँ से अब हम लोग सीधे इसका सिलेबस पे चलते हैं। ये देखिए जैसे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बताया गया है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम में कौन कौन से टर्म आते हैं, GDP, GNP, NDP, NNP, GSNDP, ये सारे चीज़ है, GSDP, NSDP, DDP, ये सारे देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, महंगाई कैसे बढ़ता है, क्या घटता है, क्या कंसेप्ट है इसमें। और ये डेमोग्राफिक फीचर हो गया। और उसी तरह से जैसे अभी जो सेंसस अभी तक तो हुआ नहीं है, 2011 को ही फॉलो किया जा रहा है, वहाँ से पूछा जाता है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, यहाँ से टेक्नोलॉजी पे भी क्या क्या अभी इम्प्रूवमेंट हुए हैं उससे पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पॉलिसी इनिशिएटिव और चार्जेस क्या क्या हैं वहाँ से पूछेगा। पब्लिक फाइनेंस से, पब्लिक एक्सपेंडिचर बजट से, ठीक है। एंड फिजिकल पॉलिसी से, सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्रुप बी में होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसी तरह से इकोनॉमिक इशू, इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यहाँ से मीनिंग एंड मेजरमेंट, ये सारी चीज़ यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप इसको देख पाएंगे कि इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, STI, ये सबसे हम लोग को और इसमें कब समझ में आएगा, जब हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखेंगे कि कैसा इसका ट्रेंड रहा, तो वहाँ से और क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ जो भी आप इतने बड़ा सिलेबस देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इलेबोरेट करके बताया गया है, इसको डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अलग अलग 5 ईयर प्लान पे 11th 12th बताया गया। देखिए यहाँ तो पूरी तरह से लिख दिया गया है कि आपको और ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एंड उसी तरह से डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू पर्टेनिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन, जैसे ST हो गए, SC हो गए, वीमेंस हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ क्या क्या है, प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है। मतलब ये एक चीज़ है कि एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है, समझ सकते हैं आप। मतलब क्या ही बोला जाए JPSC को, ठीक है।
तो ठीक है, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है अगर आप ऑफिसर्स लेवल बनने जा रहे हो तो। बात ये चीज़ है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। और इस बार का आपको पता है कि लीप ईयर नहीं, ये लीक ईयर टाइप से लग रहा है कि नहीं? मतलब हर जो भी एग्ज़ाम पेपर हुआ है सेंट्रल में कुछ कुछ का भी लीक हुआ, स्टेट में तो हो ही रहा है, क्या ही किया जाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कब ये कितना रिफॉर्म रिफॉर्म पढ़ा जाए। आप मतलब एक बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारे चीज़ को किया जा सके टैकल। ये नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, ये यहाँ से देखने को मिलता है ग्रुप सी में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। अभी देखिए अभी कम ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, इकोनॉमी ऑफ झारखंड, ये सारा चीज़ जो है यहाँ से देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड का इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग झारखंड का स्पेशल देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएंगे, ये भी हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। और डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड, पॉपुलेशन का क्या है, ग्रोथ रेट कैसा है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी कैसा है, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, रूरल अर्बन का कंपोजिशन क्या है, सेंसस जो हुआ था 2001 2011 में उसमें क्या मतलब उसके कंपेयर में कितना चेंजेस हुए हैं वो देखना है। स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का क्या यहाँ पे हालात है झारखंड में वो देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का क्या है, फूड सिक्योरिटी का, यहाँ पे भोजन का क्या है, किल्लत है कि नहीं है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का, ठीक है, कुपोषण का कैसा सिचुएशन है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ सेक्टर में क्या है झारखंड का रोल, ठीक है, और कितना सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को हम लोग को है। कौन कौन सा इशू है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट में क्या इशूज़ हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम क्या है, स्कीम क्या है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम क्या है, गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है, पूरा भारत, ये कुछ कुछ ऐसे मतलब एक स्टेप हैं। मनरेगा हो गया, तो कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी स्कीम कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है। लैंड लैंड हो गया, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इशू क्या है झारखंड में, यहाँ से ये भी हम लोग को देखना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से इन्वायरमेंट पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। उसी तरह से हो जाता है 5 ईयर प्लान का क्या है झारखंड स्ट्रेटजी में, तो यहाँ से आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 देख लिया एंड नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट पेपर 6, ये भी 3 आवर का रहेगा एंड 200 मार्क्स का। तो इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिलता है। इसमें देखिए इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है ऑलरेडी, जैसे हम लोग बाकी का देखते आ रहे थे। केवल इकोनॉमी में 40 आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से अब हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें भी सेक्शन ई तक डिवाइड किया गया है, मतलब बहुत सारा का सारा कवर किए हुए हैं, ठीक है। एंड 160 मार्क्स हो गया, 40 मार्क्स तो ये चीज़ हो गया ऑब्जेक्टिव का, और 160 तो ये 200 हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखते हैं जैसे फिजिकल साइंस हो गया, हम लोग ये आगे देखेंगे। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया अलग अलग, जैसे ये फिजिकल साइंस, ये कोई जनरल साइंस से भी उठाया जाता है। डिफिनेशन ऑफ स्पीड देखिए, जैसे वेलोसिटी जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं, हम लोग को ज़्यादा डीप नहीं इस पे जाना है, ठीक है। सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ क्या है, ठीक है। अभी जैसे जैसे कुछ अलग अलग लॉन्च किए गए हैं, चंद्रयान 3, ठीक है। तो इस तरह से और भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं लेकर के अलग अलग, जैसे एक बात करते हैं आदित्य L1 मिशन, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। अब देखिए लाइफ साइंस से रिलेटेड ये थोड़ा सा बायो का भी इसमें पार्ट इंक्लूड हो जाता है, जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स इसमें कवर करना है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। हार्मोन्स हो गए हैं, ये सारी चीज़ जैसे ग्रोथ रेगुलेशंस, एनिमल हार्मोन्स, तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मायोसिस, तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। एक और चीज़ आपको बता दें कि जो भी आप लोग अगर मैंने ऑलरेडी जैसे सी डी पी ओ का सिलेबस डिस्कस कर दिया था वहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका अगर हम लोग 50% भी कर लेते हैं इस JPSC का सिलेबस का, तो वहाँ से ऑलरेडी हम लोग के लिए CDPO का कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से जुडिशियसली कवर करना होगा, क्योंकि पता है JPSC का फॉर्म भरने वाले भी CDPO कर रहे होंगे, तो आपको दोनों में अलग अलग एफर्ट नहीं लगाना। आप JPSC का कर रहे हो तो CDPO का ऑलरेडी हो रहा है, बस इसमें आपको एक जो ऑप्शनल पेपर रहता है उसमें आपको थोड़ा सा अलग एफर्ट करना होगा। और ऑप्शनल पेपर भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपका इस ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चूज किए हो CDPO में ऑप्शनल, तो ये बोल सकते हैं कि आप सही हो। एंड आगे देख लेते हैं हम लोग, जैसे मेडिलियन इनहेरिटेंस, तो इस तरह से DNA स्ट्रक्चर, फंक्शंस क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ यहाँ से हम लोग को ये देखना है। एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ,
इस सारे चीज़ देखना। आप देखते हैं हम लोग कृषि से, एग्रीकल्चर साइंस से, ठीक है, और इसमें देखने को मिलता है कौन कौन से टेक्नोलॉजी लॉन्च हुए हैं, तो ये भी मैटर करता है यहाँ पे। जैसे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड, यहाँ से झारखंड के बारे में सब पूछ रहा है, अलग अलग कौन कौन से जोन है, रेनफॉल पैटर्न क्या है, नॉन ए बायोटिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। रेन फेड एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री वेस्ट एंड मीन्स ऑफ रिक्लेम देम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है, और गवर्नमेंट का स्कीम कौन कौन सा है जो कि फार्मर के लिए बेनिफिटेड है। इन्वायरमेंटल साइंस से पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। और ये जो है एक दो बुक आप कवर करोगे, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट का अगर आपको कवर करना है तो शंकर का जो बुक आता है आईएएस, ठीक है, शंकर आईएएस का, शंकर आईएएस का जो बुक आता है आप उसको कवर कीजिएगा तो ये काफ़ी हो जाएगा। सारा चीज़ कवर किए हुए हैं, डिटेल में कवर किए हुए हैं, अच्छे से कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बुक सोर्स भी बता दे रहे हैं पैरेलली। इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन सीटू एक्स सीटू, ठीक है, एंड पोल्यूशन, एयर वाटर साउंड, अभी जो न्यूज़ में रहा है, जो हाईलाइटेड रहा है वो भी, एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कौन कौन से खतरे हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या कारण है, एसिड रेन कैसे हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन का क्या इशू है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल लॉज क्या क्या बनाए गए हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 76, 86 सब, ये सब देखने को मिलता है। ये चीज़ हो जाता है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन देखने को मिलेगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये सारे जो भी एक्ट हैं इसके बेसिस पे हम लोग को डिटेल कवर करना है। और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में हमेशा के लिए रहता ही है, तो आप कोई भी ऐसे मैगजीन फॉलो कर रहे होगे तो वहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एंड डेवलपमेंट क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी डिमांड ऑफ कंट्री, ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ये सारी चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो। ये एक तरह से बोल सकते हैं ये बेसिक ही है, ठीक है, बेसिक ही है, इस पे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, समझ रहे हो। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस इस पे करना है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, एंड इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस जो भी रहता है, प्लस में टीबी, कैंसर, मलेरिया, लिप्रोसी, ब्लाइंडनेस, इसके इरेडिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों ने देख लिया कि पेपर 6 तक देख लिया, ठीक है, और किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं। एंड होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड आई थिंक आप इसमें क्लियर हो पाओगे कि कैसे हम लोग को एक ब्रॉड वे में स्ट्रेटजी बना करके आपको मेंस के लिए करना है। क्योंकि जो मैंने बताया कि आप जिस रेंज में फॉल कर रहे होगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आप तो उस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आगे भी हेल्प करता ही है। थोड़ा सा दुख होता है कि मैं इस चीज़ में आया कि नहीं आ पाऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो वो तो लगा ही रहता है इसमें। बाकी तो अपनी एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ी किस्मत, थोड़ी मेहनत, ये सब चीज़ मैटर करता है कभी कभी कंपटीशन की दुनिया में। तो चलिए कोई नहीं, आप बस हम लोग को तो एक तरह से मेहनत करना ही काम है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। सो लेट्स सी, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे जनरल स्टडीज़ 1 में ये ऑलरेडी ये तो हो चुका है, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंस एग्जाम में। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रॉड आइडिया देख लिया, तो ये आप देखेंगे कि 3 आवर का है और इसमें 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो इसको तो हम लोग कवर कर लेंगे कि क्वालिफाइंग इसमें आपको 30 मार्क्स लाना होगा। एंड नेक्स्ट जो है ये पेपर 2, आप इसमें जितना मार्क्स गेन कर सको 150 में, आपको जो भी कंफर्टेबल हो, जो 15 को ऑप्शन दिया गया है, 15 लैंग्वेज पेपर, वहाँ से आप इसको चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है पेपर 3 का, तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये 200 मार्क्स का होगा। उसी तरह से 4 भी 200 मार्क्स का, ये भी 5 भी, एंड ये भी 200 मार्क्स का। तो आपको जैसे टोटल बात करें तो इतना हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये टोटल का मैंने क्या है, क्योंकि आपको उसमें भी लाना है जो 30 मैंने बताया, इस कारण से टोटल लेकर के 150 हो जाता है, मतलब 1050। एंड नेक्स्ट जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा, ये इंटरव्यू, ये 100 मार्क्स का। तो टोटल आपको देखने को मिलेगा इतना, मैक्सिमम नहीं जाता है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं डरना है कि इतना मार्क्स लाना होगा, क्या करना होगा। आप 600 के अराउंड ही आगे पीछे थोड़ा रहता है, ठीक है। आपको मतलब बात करते हैं इंटरव्यू में पहुंचने के लिए, तो इसको तो बाहर ही रखिए अभी, तो इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। और इस तरह से मतलब ठीक है, आप इसके रेंज में आओ और इस पे भी आगे हम लोग डिटेल कवर करेंगे ही। बट बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। बाकी तो हम लोग लाते रहेंगे, और थोड़ा सा इस पर हम लोग आंसर राइटिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आंसर राइटिंग हम लोग को करना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, तो
आप बस आइडिया ले सकते हो, इसमें इशू नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी में हो कि इंग्लिश में हो, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इतना तो मैटर नहीं करना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक चीज़ इस पे, आंसर राइटिंग पे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ जैसे ला रहा हूँ इस पे, आप देख पाएंगे एक चीज़ था कि मैं कैसे इसको लिखता हूँ और कैसे मेरा एक व्यू पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये पहले का था, तो मेरे पास एक था, तो मैं सोचा कि इस सैंपल को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये फीडबैक मिला था जैसे कि ये चीज़ है, अच्छा खासा डिफिनेशन है, सब चीज़ है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग कवर करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वन, कि देयर इज़ अ हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज़ द कोर्ट ऑफ कंसाइंस। तो ये आप बोल सकते हैं कि मतलब इथिक्स का जो पेपर होता है, ठीक है, यूपीएससी का, उस लेवल का एक क्वेश्चन था। तो आप इसमें, हम लोग को बेसिकली इसमें करना क्या रहता है कि किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज़ ये बताया जा रहा है कि अगर आपका कॉन्साइंस हाई है, जैसे अभी एक स्कूल इशू ले लेते हैं। देखिए एक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे